हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज के इस लेक्चर में, ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग समास का लेक्चर 2 है। ठीक है, लेक्चर 1 जिसने नहीं देखा वो पहले वो देख के आए, उसके बाद ही इस पे आए। ठीक है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा समास क्या होता है। ओवरव्यू दे रहा हूँ लेक्चर 1 का। समास क्या होता है? दो शब्दों के मेल से दो शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, हमने उनके प्रकार जाने, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, हमने जाना अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, जिसमें पूर्व पद अव्यय हो और उत्तर पद प्रधान। ठीक है, उसमें बहुत से उदाहरण है, आप उसे देख के आ जाइए, उसके बाद ही इस लेक्चर पे टैप कीजिएगा। तत्पुरुष समास में क्या था? तत्पुरुष समास के भी 6 वेद थे। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समझ में आया? उन सबके उदाहरण मैंने लेक्चर 1 में दे रखे हैं। आज हम लोग कर्मधारय समास से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कर्मधारय समास। ठीक है, तो आखिर कर्मधारय समास होता क्या है? कर्मधारय समास में आपने विशेषण पढ़ा होगा। विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसमें आपने वाक्य पढ़ा होगा, एक होता है विशेषण, ठीक है, और एक होता है विशेष्य। ठीक है, विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताते हैं, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेषण उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताते हैं, विशेषता उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, कर्मधारय समास में इन्हीं दोनों का काम है। ठीक है, जैसे कर्मधारय समास का पहले आप परिभाषा लिखिए। कर्मधारय समास वे समास होते हैं जिनका पूर्व पद पड़ा था ना, पहला पद विशेषण और उत्तर पद दूसरा पद जो बाद में आता है, विशेष्य। बस इतना ही है कर्मधारय समास। ठीक है, तत्पुरुष समास की तरह इतना लंबा नहीं है। ठीक है, मजे करो यार, कर्मधारय समास बहुत इजी है। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, महात्मा का हम लोग जब समास विग्रह करें तो बनता है महान है जो आत्मा। ठीक है, महात्मा का अगर हम लोग समास विग्रह करें तो क्या बनता है? महान है जो आत्मा। यानी महान किसे बताया गया है? महान है विशेषण और विशेष्य आत्मा। आत्मा को महान बताया गया है। ठीक है, इसलिए उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया महात्मा। समझ में आया? और उदाहरण देखते हैं।
पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे नीलकमल, ठीक है, इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा नीला है जो कमल। नीला है जो कमल, इसमें नीला विशेषण है, ये विशेषण है, ठीक है, और कमल विशेष्य। क्या है? विशेष्य, ठीक है। यानी ये कमल की विशेषता बता रहा है कि कमल कैसा है? नीला। समझ में आया? आया? ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि समास कुछ नहीं है, बस उदाहरण पे अगर उदाहरण एक दो अच्छे से देख लिए ना, पूरा समास क्लियर हो जाएगा। समास में ज़्यादा कुछ है नहीं, डेफिनेशन ज़्यादा पूछेंगे नहीं, ठीक है, उदाहरण ही पूछेंगे, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेंगे। तो घुमा फिरा के उदाहरण के जो आंसर होते हैं, समास विग्रह कैसे करते हैं, समस्त पद कैसे बनाते हैं समास विग्रह का, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे एक उदाहरण पुरुषोत्तम, इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा उत्तम है जो पुरुष, ठीक है। उत्तम है जो पुरुष, ये हमारा भी एक कॉमन सेंस होता है ना। पुरुषोत्तम से हम क्या समझते हैं? जो उत्तम पुरुष हो, उसे पुरुषोत्तम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उत्तम क्या हो गया? विशेषण। ये ध्यान में रखना कि पूर्व पद, ये पूर्व पद है ना, ये हमेशा विशेषण ही रहेगा। ऐसा नहीं कि इधर 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 विशेष्य आ गया और लास्ट में विशेषण चला गया, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले विशेषण ही आएगा और लास्ट में आएगा विशेष्य। क्या आएगा? विशेष्य। यानी पुरुष कैसा है? उत्तम, ठीक है, ठीक है, समझिए। और कितना समझाओ इसे, थोड़ा बहुत और एग्जांपल देख लेते हैं। अरे बहुत टाइम लगती तो नीलांबर देख लो, नीलांबर, इसका समास विग्रह करें तो बनेगा नीला है जो अंबर, ठीक है, नीला है जो अंबर। ये हो गया विशेषण, ये हो गया विशेष्य। पूरा दिमाग में रख लो कि सबसे पहला पद विशेषण, आखिरी पद विशेष्य, ठीक है। अंबर कैसा है? नीला। बस तुम्हें अगर समस्त पद का समास विग्रह करने आ गया ना, कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर सब कुछ आ गया तुम्हें, ठीक है। ये आखिरी उदाहरण है, ठीक है, थोड़ा हार्ड वाला देखूंगा। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, घृतन, ये है ना, हाँ, घृतन। इसका होगा घृत से युक्त अन्न, ठीक है। तुम्हें मतलब समझ आया इसका? नहीं आया मत समझो, बस ये मान लो ये विशेषण है, ठीक है, ये मान लो ये विशेष्य है। अन्न कैसा है? घृत। हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। बस ऐसे ही लगे रहो, और क्या चीजें। कर्मधारय
कर्मधारय समास समझ में आ गया। तो इसमें पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेषण हो गया। ठीक, पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद विशेषण होता है, समझिए। अगला हम लोग आते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है? ये भी कर्मधारय समास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या कंसेप्ट लगता है कि इधर है पूर्व पद, ठीक है, प्लस में उत्तर पद, प्लस में उत्तर पद, और ये दोनों पद किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताए। ठीक है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताए, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताए। ठीक है, जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बताए, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। इसके अंदर जो उदाहरण होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं कर्मधारय समास के भी होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण देके समझेंगे कुछ। ठीक है, मजे लो बस क्लास में। हेडिंग लिखनी सबसे जरूरी है, और पता ही नहीं चलेगा दूसरा क्या चल रहा है। ठीक है, उदाहरण देते हैं। इसमें थोड़े कम उदाहरण होते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तीसरे की बात होती है, तो यहाँ पे थोड़े कम उदाहरण होते हैं। ठीक है, सबकी तरह बहुत सारे उदाहरण नहीं होते। जैसे नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ, इसका समास विग्रह कैसे होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, शंकर जी बोल लो, कुछ भी बोल। नीला है कंठ जिसका, ये हो गया नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी। ठीक है, ये हो गया इसका समास विग्रह। यानी हमने समास विग्रह करते हुए किसी तीसरे के बारे में बोला, नीला है जो कंठ जिसका। ठीक है, लेकिन हमने बताया कि नीला कंठ किसका होता है? शिव जी का, है ना। तो हमने इस एक वाक्य से हमने किसी और के बारे में बताया। ठीक है, तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। लेकिन ये कर्मधारय समास में भी आता है। जैसे देखो, नीला है कंठ जिसका, इसको छोड़ दो, इसको हटा दो। ठीक है, नीला है कंठ जिसका, अरे ससुर ये तो इधर तो विशेषण हो गया। ठीक है, कंठ की विशेषता बता रहे कि कंठ कैसा है? नीला। ये क्या हो गया? इसमें तो कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। तो ये तुम पर मैटर करता है कि तुम पेपर में क्या लिख कर आते हो। ठीक है, इसमें अगर तुम लिखोगे सिर्फ नीला है कंठ जिसका, अगर तुम ये लिख के आओगे और इसमें अगर भेद पूछेगा तो तुम लिखोगे कर्मधारय समास। ठीक है, अगर तुम बस इतना ही लिख के आओगे, नीला है कंठ जिसका, उसके बाद अगर भेद पूछे तो सिर्फ लिखो कर्मधारय समास। ठीक है, ये गलती मत करना कि इधर नीला है कंठ जिसका, उसके बाद बहुव्रीहि समास लगा दिया। बहुव्रीहि समास तब लगेगा जब हम किसी नीले कंठ के बारे में किसी और के बारे में बात करें, अर्थात शिव जी। अगर ये भी लगाओगे तब उधर आएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, तब उधर आएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, समझ आया? समझो यार, और उदाहरण देख लेते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं।
महावीर, महावीर, इसका समास विग्रह बनेगा महान है जो वीर। ठीक है, अगर तुम ऐसे लिख के आओगे महान है जो वीर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कर्मधारय समास। ये क्या बनेगा, कर्मधारय समास। अगर तुम इतना ही लिख के आते हो महान है जो वीर, ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम इसमें अर्थात लगाओगे नहीं लगाओगे। नहीं लगाओगे तो कर्मधारय समास होगा, लगा दोगे किसी तीसरे के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, महान है जो वीर, ये तो भी कर्मधारय में, तो बहुव्रीहि का उदाहरण देखना था, इधर लगा दो, अर्थात हनुमान जी, हनुमान जी। महावीर कौन था, हनुमान जी थे ना, हनुमान जी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक है, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा सा नोट वोट बनाते हुए चलो, जो भी मैं कहा हूँ ना उस सबका नोट बनाओ। ठीक है, तब अच्छे से एक बार पेपर आएगा तो अच्छे से एक बारी में एक सांस में पढ़ लेना, सब घुस जाए दिमाग में। ठीक है, महावीर हो गया। एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये क्या हुआ, इधर लिख देते हैं मृत्युंजय, मृत्युंजय। इसका हम लोग समास वगैरह लिखेंगे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। अगर तुम सिर्फ इतना लिखोगे मृत्युंजय में कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, लेकिन अगर इधर तुम लिखोगे अर्थात, अर्थात बार शुद्धि ठीक मिलेगा, शंकर जी, शंकर जी। तो मृत्यु पर विजय किसने प्राप्त, शंकर जी। या हमने किसी तीसरे के बारे में बात की, इसलिए ये हो गया बहुव्रीहि समास। ठीक है, अगर हम लोग अर्थात शंकर जी नहीं लगाते तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला ये बन जाता कर्मधारय समास। ठीक है, और क्या था, चलो इसे तो मिटाओ। ठीक है, एक सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, जो तुम कंफ्यूज हो रहोगे, क्योंकि पेपर में अगर मेरा बताया हुआ तुम लिख के आ गए तो इसमें तो पक्का फेल होगे। ठीक है, ये एक चीज है बस। ठीक है, ये एक डिफॉल्ट होता है कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का। ये एक वर्ड है ऐसा जो दोनों के अंदर फॉल्ट ले आता है। ठीक है, एक है दशानन, दशानन, 10 सिरों वाला। ये कर्मधारय समास का नहीं, लेकिन द्विगु समास का है ये। ठीक है, द्विगु समास अभी पढ़ा है, एक बार देखो, 10 सिरों वाला। ठीक है, अर्थात दशानन, अर्थात कौन था वो, रावण, रावण। ठीक है, 10 सिरों वाला अर्थात रावण। अब इसमें कैसे पढ़, अगर तुम 10 सिरों वाला भी लिख के आ जाओ ना तो मैं, और अगर तुम लिख के आ जाओ द्विगु समास, तभी मैम तुम्हें मार्क्स मिलेगी। क्योंकि ये जो दशानन है ना, ये रिलेट करता है सिर्फ बहुव्रीहि समास से। क्योंकि दशानन, रावण सिर्फ एक ही था दुनिया में, उसके जैसा और कोई नहीं था। ठीक है,
दशानन सिर्फ एक था, इसलिए वो सिर्फ बहुव्रीहि समास में ही आएगा, द्विगु समास में नहीं आएगा। अभी द्विगु समास समझाऊं तो एक बार तुम रिलेट करना, मैं फिर से ये बताऊंगा। बहुव्रीहि समास यहीं पे होता है खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सीधा द्विगु समास पे आते हैं। भैया हम द्विगु समास पे। अब द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास बहुत सिंपल है। द्विगु समास ठीक है, अच्छे से देखने दो। ये है पूर्व पद, ठीक है, ये है उत्तर। उत्तर पद में कुछ भी हो, लेकिन पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होगा, ठीक है। पूर्व पद हमेशा संख्यावाची होगा। संख्यावाची यानी 1 2 3 4 100 200 300 संख्या, नंबर, ठीक है। हमेशा जो पूर्व पद होगा वो संख्यावाची होगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। उदाहरण देखते हैं। चौराहा, चौराहा, 4 राहों का समूह, ठीक है। 4 राहों का समूह यानी चौराहा। ये देखो जैसे ये होता है ना चौराहा, जहाँ पे ये होता है ना चौराहा, जहाँ पे 4 रास्ते एक साथ जुड़ जाते हैं, इसी को चौराहा कहते हैं। 4 राहों का समूह, ठीक है। इसमें क्या आया? पूर्व पद में 4, ठीक है। और देख लेते हैं। सिर्फ इतना थोड़ी है, अब तो और है। अभी आगे देखो। त्रिलोक, त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। इसमें क्या आया? 3 लोक, ठीक है। 3 जो है ये भी द्विगु समास ही होगा। अब ठीक है, अरे बहुत सिंपल है यार द्विगु समास, चिंता मत करो। द्विगु समास का 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। हाँ, 100 आउट ऑफ 100 में से 99 तो आ ही जाएंगे, क्योंकि एक नंबर इसमें जरूर कट जाएंगे दशानन में। दशानन ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये तो भाई कॉपी में ना स्टार मार के नोट कर लो, ठीक है। दशानन, दशानन, दशानन का फिर से बोलो। 10 सिरों का समूह, या फिर ऐसे लिख लो ना, 10 सिरों वाला, ठीक है। 10 सिरों वाला क्या कौन था? अर्थात रावण, ठीक है, ठीक है। 10 सिरों वाला अर्थात रावण। अब रावण आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक ही था, ठीक है। दुनिया में एक ही था रावण नाम का व्यक्ति, ठीक है। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके जैसा भक्त सुना होगा कभी कि उसके जैसा भक्त कोई था ही नहीं, है ना। तो रावण दुनिया में एक ही था जिसके पास 10 सिर थे, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? ये दशानन जो होगा ये बहुव्रीहि समास का होगा। ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास का। ये कभी भी द्विगु समास में नहीं आएगा, ठीक है। क्या समझा कि 10 आ गया? हाँ 10 आ गया। दीदी ने बताया था कि द्विगु समास में 10 आता है अगर कोई नंबर होता है तो। नहीं, गलत है ये, ठीक है। ये गलत है, ठीक है। इसमें 10 आया, लेकिन ये किसी और के बारे में बता रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास हो गया,
ठीक है। अगर ये कर्मधारय समास में भी लिखोगे 10 सिरों वाला तब भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 10 सिरों वाला अर्थात रावण, ये बहुव्रीहि समास ही होगा, ठीक है। समझ आ गया मुझे। चलो आगे चलते हैं। क्या क्या हो गया हमारा? अव्ययीभाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास भी हो गया, बहुव्रीहि समास भी हो गया, द्विगु समास भी हो गया। आखिरी समास बचा है, मजे से देखो, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ठीक है। द्वंद्व समास ये ना अगर समास में बोलो तो सबसे इजी समास द्वंद्व समास है, ठीक है। जैसे देखो, अगर ऐसे लिखा है माता पिता, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे ना, माता और पिता, ठीक है। या फिर इधर है चाय कॉफी, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, चाय और कॉफी, या और चाय या कॉफी। इसमें कुछ नहीं लगता, इसमें एक चिन्ह होता है विराम चिन्ह में, आपने पढ़ा होगा, जो माइनस जैसा साइन होता है ना, इसे हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह। इसे हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है। इस योजक चिन्ह का काम यहाँ पे होता है, लेकिन हम जब इसका समास विग्रह करते हैं तो इधर और, इधर या तो और लगता है या फिर या लगता है, ये दोनों लगते हैं, ठीक है। अब देखो, इसका भी एक फॉल्ट होता है, ठीक है। इसका भी एक फॉल्ट होता है। जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे दो एग्जाम्पल, माता पिता, ठीक है। इधर बना के लिखूंगा हाथ को हाथ। मैंने बोला था कि जहाँ पे योजक चिन्ह आ गया वो द्वंद्व समास, ठीक है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक है। मैं एक और डेफिनेशन है कि जो भी, जैसे ये क्या हुआ, ये हुआ पूर्व पद, ये क्या हुआ, ये हुआ उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे उठना बैठना, माता पिता, चाचा चाची, मामा मम्मी, जो भी है, ठीक है, उसका जो पूर्व पद है उसका अपोजिट उत्तर पद होगा, ठीक है। माता का पिता, ठीक है, ऊपर का नीचे, है ना, तो तभी होगा ये द्वंद्व समास। इसमें क्या है, इसमें है हाथों हाथ, यानी पहले में भी हाथ है, दूसरे में भी हाथ है। इसका हम लोग समास विग्रह ऐड करेंगे, माता और पिता, ठीक है। इसका हम लोग ऐसे विग्रह करते हैं, लेकिन इसका विग्रह करेंगे तब आएगा हाथ ही हाथ में। इसमें आया माता और पिता, इसमें आया हाथ ही हाथ में, खत्म हो गया किस्सा, ठीक है। हाथ ही हाथ में किस्सा खत्म, हाथों हाथ। इसको हम लोग बोलेंगे द्वंद्व समास। आइए चल जा मारकर, इसको हम बोलेंगे द्वंद्व समास, लेकिन इसको हम लोग द्वंद्व समास नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें हाथ ही हाथ में आया है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे अव्ययीभाव समास।
इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। ठीक है, हाथ ही हाथ में, यानी पीछे का जो हाथ था वो आगे आ गया, उत्तर पद था, उत्तर पद जो था वो प्रधान हो गया, यानी हाथ ही हाथ में, हाथों का हमने हाथ में बना दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है फंडा, नोट कर लो। अभी और एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। हो गया, चलो आगे चलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक आता है, ये होता है गांव 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 गांव, दोनों में कुछ भी ऑपोजिट नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों दोनों जो शब्द है वो एक जैसे ही है। बीच में योजक चिन्ह लगा तो इसका क्या मतलब हो, द्वंद्व समास है ना बेटे, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसका समास विग्रह कर लेते हैं। गांव ही गांव में, ठीक है, गांव ही गांव में, जैसे गांव ही गांव में बात खत्म, ठीक है, किस्सा खत्म, फंडा खत्म, गांव ही गांव में। ठीक है, तो ये हो गया गांव गांव, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसे कभी भी द्वंद्व समास में मत लिख देना, नंबर कट जाएंगे। ठीक है, बस यही था आखिरी किस्सा, फंडा सब खत्म। चलो ये वाला लेक्चर होता है समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, सायोनारा।